वह खूबसूरत नौजवान तड़के सुबह ही जाग गया था, लेकिन उस समय जीविशा शर्मा हवेली में नहीं थी। जब वह वापस आई तो गजराज सिंह को उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बस इतना देखा कि वह आनन फानन में अपने कमरे में गईं और दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया। जीविशा के लिए अब उसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। वह अनजाने में उस लड़के से बचने की कोशिश कर रही थी जिसे उन्होंने लगातार 2 बार अनजाने में नुकसान पहुंचाया था, लेकिन एक घायल व्यक्ति का हाल न पूछना भी इंसानियत के खिलाफ था। थोड़ी देर सोचने के बाद जीविशा ने अपने द्वारा तैयार किए गए अमृत की 2 बोतलें लीं और खुद को उस कमरे की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर किया जहां वह नौजवान आराम कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन धूप हमेशा की तरह तेज नहीं थी। खिड़कियों से छनकर आती रोशनी कमरे में हल्की सी गर्माहट पैदा कर रही थी। जैसे ही जीविशा चौखट पर पहुंची, उन्होंने देखा कि एक शानदार शख्सियत शांति से खिड़की के सामने वाली कुर्सी पर बैठी है। गुनगुनी धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी, जिससे उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी चमक सी बन गई थी। वह नज़ारा इतना सुंदर था कि यकीन करना मुश्किल था। उस पल जीविशा को लगा जैसे उन्होंने किसी ऐसे देवता को देख लिया हो जो धरती पर उतर आया हो। वह लड़का कमरे में खामोश बैठा था, उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों पर एक छोटा सा साया बना रही थीं, जिससे उसकी आंखों की चमक छिप रही थी। मानो किसी की मौजूदगी महसूस हुई हो। उस लड़के ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी गहरी और साफ आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उनमें काले हीरे जड़े हों। जीविशा उसकी नज़रें देखकर थोड़ी सा कपका गईं। इससे पहले उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यह उस लड़के के साथ उनका पहला सीधा संपर्क था। वे आंखें वाकई सबसे खूबसूरत थीं जो जीविशा ने कभी देखी थीं, शांत, गहरी और दुनिया से कटी हुई एक अजीब सी ठंडक लिए हुए। जाग गए, अब कैसा महसूस कर रहे हो? जीविशा ने अपने दिल को काबू में किया और बिल्कुल सहज होने का नाटक करते हुए उस पीड़ित के बगल में जाकर बैठ गईं। उस खूबसूरत नौजवान ने जीविशा को सादगी से देखा। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने अचानक कहा, तो तुमने ही मेरी जान बचाई है। जीविशा ने उस लड़के के हसीन चेहरे को देखा। शायद अपने आंतरिक केंद्र के ठीक होने की उम्मीद ने उनके मूड को खुशनुमा बना दिया था। अपराध बोध के एक पल के बाद जीविशा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। कोई गलती नहीं, उन्होंने वाकई उसे बचाया था, क्या ऐसा नहीं था? रही बात बाकी चीज़ों की तो उसने पूछा ही कहाँ था। शुरू में उन्हें लगा था कि वह नौजवान जान बचाने के बदले आसान मानते हुए रोने लगेगा, लेकिन उसने बिना किसी भाव के जीविशा को देखा और कुछ नहीं कहा। जीविशा ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। उस अजीब और सुंदर लड़के को देखकर उनके अंदर की शरारत फिर से जाग उठी। उन्होंने अपनी आंखें घुमाईं और उसके हैंडसम चेहरे को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना? उस नौजवान ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन जल्द ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने जीविशा की ओर देखा और कहा, मेरा नाम अग्नि नहीं है। जीविशा एक पल के लिए सुन्न रह गईं और उन्हें याद करने में थोड़ा समय लगा कि यह अग्नि वाला मामला क्या था। अचानक जीविशा के चेहरे के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए, लेकिन बहुत जल्द उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अपनी ठुड्डी का सहारा लेते हुए उन्होंने एक शैतानी योजना के साथ उस लड़के की ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि एक कहावत है? उस खूबसूरत लड़के ने खामोशी से उन्हें देखा। जान बचाने के एहसान का बदला शादी से चुकाया जाना चाहिए। चूंकि मैंने तुम्हें बचाया है तो कायदे से तुम्हें मुझसे शादी करके ये कर्ज उतारना चाहिए, क्या ऐसा नहीं है? नन्हे अग्नि, जीविशा ने बहुत ही चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। उनका अंदाज बिल्कुल वैसा था जैसे कोई दबंग औरत किसी शरीफ लड़के को छेड़ रही हो। उस खूबसूरत नौजवान के चेहरे के भाव अचानक जम गए और उसकी आंखों में पहली बार सदमे की लहर दौड़ी। वह फटी फटी आंखों से जीविशा शर्मा को देखने लगा, जिसने अभी अभी इतनी हैरान करने वाली बात कही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। जीविशा उस लड़के की प्रतिक्रिया देखकर बेहद खुश हुई। वह कभी भी कायदे कानून मानने वाली सीधी सादी लड़की नहीं रही थी। अगर उसके गुरु का अंकुश न होता तो पता नहीं उसने कितनी तबाही मचाई होती। अब जबकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, वह पूरी तरह आज़ाद थी और अपनी मनमर्जी से बर्ताव कर रही थी। वैसे भी उस नौजवान की शक्लो सूरत जीविशा के अमृतत्व की चाह रखने वाले दिल को काफ़ी पसंद आ गई थी। उसे छेड़कर मज़ा लेने में जीविशा को ज़रा भी हिचक महसूस नहीं हुई। क्या कुछ गलत कहा क्या मैंने? जीविशा ने पूरी गंभीरता का नाटक करते हुए उसकी ओर देखा। उस नौजवान की भौहें इतनी ज़्यादा सिकुड़ गई थीं कि वे आपस में उलझती हुई लग रही थीं। वह उलझन में जीविशा को घूरता रहा, किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जीविशा ने थोड़ी देर और उसे परेशान किया और उसकी बेबसी देखकर उसकी हंसी छूटने ही वाली थी। एक घायल और सुंदर लड़के को डराना थोड़ा गलत तो था, पर मज़ेदार भी था। ये तुम्हारी दवा है, दिन में 3 बार, हर बार एक गोली। अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो हवेली में किसी को भी बता देना, समझे? नन्हे अग्नि, जीविशा मुस्कुराए और आगे बढ़कर उस लड़के के साफ और गोरे गालों को हल्के से चुटकी से काट लिया।
उस नौजवान का पूरा शरीर अब पत्थर की तरह और भी स्थिर हो गया था। सामने वाला राजी है या नहीं, इसकी रत्ती भर परवाह किए बिना जीविशा ने उसे न केवल एक नाम दे दिया बल्कि उसके साथ छेड़छाड़ भी कर ली। अग्नि कुछ बोल पाता उससे पहले ही जीविशा मुस्कुराहट बिखेरती हुई कमरे से बाहर निकल गई और उसे खिड़की के पास उसी सन हालत में छोड़ दिया। और दरवाजे के बाहर खड़े होकर यह पूरा तमाशा देख रहे गजराज सिंह इतने उलझन में थे जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। जीविशा को कमरे से बाहर निकलते देख उनका चेहरा देखने लायक था। शुरुआत में उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बिटिया इतनी साहसी और बिंदास होगी। इस पल गजराज उस मासूम बच्चे अग्नि पर तरस खाए बिना नहीं रह सके जो सदमे से अभी तक उबर नहीं पाया था। गजराज भाई, जीविशा ने उनकी ओर एक नज़र डाली। गजराज का शरीर सहज रूप से सतर्क हो गया। उन्होंने तुरंत सफाई दी, मैंने कुछ नहीं सुना। जीविशा का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ। इस बात पर कौन यकीन करेगा जो साफ तौर पर अपनी चोरी छिपाने के लिए कही गई थी। गजराज भाई, मैंने कुछ जड़ी बूटियों का ऑर्डर दिया है, अगर बाद में कोई उन्हें देने आए तो कृपया उन्हें संभाल कर रखवा दीजिएगा। जीविशा ने गजराज की बुद्धिमानी के दयनीय स्तर को फिलहाल नज़रअंदाज करने का फैसला किया। गजराज ने भोलेपन से सिर हिलाया, फिर अचानक याद आने पर पूछा, बिटिया आप कहाँ जा रही हैं? जीविशा ने हल्की सी मुस्कान दी, हाँ, जरा बाहर जा रही हूँ। मेरी एक चीज़ बाहर छूट गई है, बस उसे ही वापस लेने जाना है। क्या चीज़? क्या आप चाहती हैं कि मैं किसी को उसे लाने के लिए भेज दूँ? गजराज ने पूछा। जीविशा ने सिर हिलाया और उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तुम लोग उसे वापस नहीं ला पाओगे, और वैसे भी मुझे उस इंसान से अपना हिसाब भी तो चुकता करना है। गजराज को उसकी आधी बात ही समझ आई। जीविशा का आगे कुछ बताने का इरादा नहीं था और वह एक धुन गुनगुनाती हुई तुरंत वहां से निकल गई। कमरे के अंदर अग्नि थोड़ी देर बाद अपने सन्नाटे से बाहर आया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और खिड़की से उस छोटी सी आकृति को दूर जाते देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी जटिल चमक थी जिसे समझना नामुमकिन था। लगभग उसी समय आर्यन खन्ना उस सुहानी सिंह को उठाकर नगर प्रमुख की हवेली ले जा रहा था, जो लगभग आधे दिन तक दुकान में घुटनों के बल बैठी रही थी। वह दुकान जहां ये सारा कांड हुआ था, आज रोजाना के मुकाबले जल्दी बंद कर दी गई थी। इस पूरी घटना में शामिल दुकानदार का चेहरा लटका हुआ था। आर्यन ने जाते समय उसे जिस तरह घूर कर देखा था, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। सेठ जी, आज इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं? दुकान के कर्मचारियों ने शटर गिराते हुए कानाफूसी की। दुकानदार गुस्से में फुफकारा, बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या नगर प्रमुख के छोटे सेठ का इंतजार करूं कि वह आकर हमारा गला नाप दें? दुकानदार को लग रहा था कि आज उसकी किस्मत ही खराब है। सुहानी सिंह आर्यन खन्ना की जान थी और उसके यहाँ मुसीबत में पड़ गई थी। पता नहीं भविष्य में आर्यन उससे कैसे हिसाब चुकता करेगा। दुकान का शटर गिराने के बाद दुकानदार लटका हुआ मुंह लेकर पिछवाड़े के अहाते की ओर चल दिया। अहाते में अलग अलग आकार के पत्थरों का ढेर लगा था, जो दुकान में रखे माल से कई गुना ज्यादा था। वह चीज़ कहाँ है? दुकानदार ने एक नौकर पर नजर दौड़ाई। नौकर ने बिना बोले एक कमरे की ओर इशारा कर दिया। ठीक है, तुम सब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और आज जल्दी घर जाओ। और वह बेवकूफ़ लड़की न जाने कहाँ से टपक पड़ी और मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। दुकानदार बुदबुदाते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर दो आदमी एक विशाल प्राकृतिक पत्थर को घिस रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में एक गहरे नीले रंग का खनिज तेजी से चमक रहा था। उस नीली चमक को देखते ही दुकानदार के चेहरे की मायूसी गायब हो गई और उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान तैर गई। सेठ जी, इस पत्थर की क्वालिटी बहुत शानदार है। हमने आधा पत्थर खोल दिया है, फिर भी खनिज का अंत नहीं दिख रहा। लगता है अंदर बहुत माल भरा है, पत्थर घिसने वाले आदमी ने मुड़कर दुकानदार से कहा। दुकानदार ने संतुष्टि में सिर हिलाया और उस स्वप्न मणि को देखा जो धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह बगल की कुर्सी पर ठाठ से पैर पसार कर बैठ गया और बोला, आज मेरी किस्मत खराब थी, पर चलो कम से कम ये तसल्ली तो है। वह बेवकूफ़ लड़की इतनी खामोश थी, किसे पता था कि उसकी किस्मत इतनी तेज होगी कि वह आसमान छूने वाली कीमत के दो पत्थर चुन लेगी। चतुर तो आप हैं सेठ जी, जो इस पत्थर को छिपाना जानते थे, बगल में खड़े आदमी ने चापलूसी की। दुकानदार ने हवा में हाथ लहराया। अगर मैंने उसी वक्त ये पत्थर पूरा खोल दिया होता तो सुहानी जी पहले ही राउंड में हार जाती और जाहिर है मैं उस बेवकूफ़ लड़की को जीतने नहीं दे सकता था। बस अफसोस इस बात का है कि वह चंद्रकांत मणि मेरे हाथ नहीं लगी, वरना मैं एक और मोटी रकम कमा लेता। जीविशा शर्मा के चंद्रकांत मणि ले जाने की बात सोचकर दुकानदार को कलेजे में दर्द होने लगा। हालांकि वह मणि छोटी थी, लेकिन बाजार में उसे बड़ा चढ़ाकर भारी कीमत पर बेचा जा सकता था। जैसे जैसे दुकानदार सोचता गया, वह और भी दुखी होता गया। उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए सामने रखी स्वप्न मणि को देखा। जब पूरी स्वप्न मणि बाहर निकली तो वह अपने मूल पत्थर से बस थोड़ी ही छोटी थी। भले ही यह चंद्रकांत मणि जितनी दुर्लभ नहीं थी,
पर पूरे साम्राज्य में स्वप्न मणि का इतना बड़ा टुकड़ा मिलना बहुत मुश्किल था। तुम लोग अब जा सकते हो, मुझे इसे एक बार और देखने दो। दुकानदार ने अपनी ठुड्डी सहलाए और लालच भरी नजरों से उस विशाल स्वप्न मणि को देखा। इस पत्थर की कीमत साल भर की कमाई से भी ज्यादा होने वाली थी। अगर उस बेवकूफ़ लड़की और सुहानी जी की दुश्मनी न होती तो शायद मैं उसकी अच्छी किस्मत का फ़ायदा उठा लेता। दुकानदार ख्यालों में खोया हुआ बुदबुदाया। कमरे में अब सिर्फ दुकानदार अकेला था। वह लालच के साथ उस चिकनी स्वप्न मणि को देख रहा था और मन ही मन व्यापारियों के किसी ग्रुप को इसे नीलामी में बेचकर भारी मुनाफा कमाने की योजना बना रहा था। अपनी दौलत के सपनों में खोए दुकानदार ने गौर ही नहीं किया कि उसके पीछे का बंद दरवाज़ा चुपचाप खुल गया है और एक छोटी सी आकृति दबे पांव कमरे में दाखिल हो चुकी है। वाह वाह, स्वप्न मणि का ये टुकड़ा वाकई छोटा नहीं है। अचानक हंसी से भरी एक आवाज़ गूंजी। दुकानदार ख्यालों में इतना डूबा था कि उसे होश ही नहीं आया और उसने कमीनी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल इतनी बड़ी स्वप्न मणि पूरे साम्राज्य में। दुकानदार अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी पीठ अचानक अकड़ गई। कुछ गड़बड़ होने के एहसास से वह बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़ा और एक दुबली पतली आकृति को अपनी आंखों के सामने पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? दुकानदार ने फटी आंखों से जीविशा को देखा जो अचानक उसके पीछे खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जीविशा शर्मा ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और दुकानदार की उस हक्की बक्की नज़र को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अपनी आंखों के सामने रखी उस शुद्ध रंग की स्वप्न मणि को देखकर मुस्कुरा दी। दुकानदार ने जीविशा की नज़र ताड़ी और उसका दिल धक से रह गया। उसने सहज रूप से स्वप्न मणि को उसकी नज़रों से छिपाने के लिए अपना शरीर आगे कर दिया और माथे पर बल डालकर गुस्से में बोला, ग्राहक जी, ये जगह आपके आने के लिए नहीं है। मेहरबानी करके इसी वक्त यहाँ से चली जाए, वरना मेरा बर्ताव आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? जीविशा धीरे से हंसी। जाने का इरादा तो दूर, उसने पास पड़ी एक कुर्सी खींची और दरवाजे के पास ही जमकर बैठ गई। उसने ठाठ से अपने पैर पसारे, बाहें सिकुड़ी और पीले पड़ चुके दुकानदार को बड़े इत्मीनान से देखते हुए कहा, तुमने मेरा पत्थर हड़प लिया, सट्टे के दौरान अपनी चालें चली और अब तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहते हो। मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम में वाकई इतनी हिम्मत है या नहीं। जीविशा की इन अकड़ भरी बातों ने दुकानदार के चेहरे के भाव और बिगाड़ दिए। उसने ऊपर से नीचे तक जीविशा का मुआयना किया। सामने खड़ी लड़की दुबली पतली थी, साधारण कपड़े पहने हुए थी और उसे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। यही सोचकर उसका हौसला बढ़ गया। देखिए ग्राहक जी, जो भी बोलिए सबूत के साथ बोलिए। आप इस तरह किसी पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। ये व्यापार की जगह है। आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने बाजी में कोई चाल चली है? अगर आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें करेंगी तो मैं शोर मचाकर लोगों को बुला लूंगी, दुकानदार ने ठंडे लहजे में कहा। जीविशा ने हल्के से अपने कंधे उचकाए। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मुझे आमतौर पर तुम जैसे लोगों पर अपना गला फाड़ने की आदत नहीं है। दुकानदार ने अपनी भौहें सिकुड़ी और सोचा कि यह लड़की बस उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। पत्थर दबा लेना उसकी दुकान में आम बात थी, पर आज तक किसी ने उससे हिसाब मांगने की जुर्रत नहीं की थी। ऊपर से जीविशा ने पहले ही सुहानी सिंह और आर्यन खन्ना से दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए दुकानदार को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा और अपने कर्मचारियों को आवाज़ लगाने के लिए मुंह खोला ताकि वे जीविशा को धक्के मारकर बाहर निकाल दें। पर दुकानदार अभी 2 कदम ही चला था कि जीविशा ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से हथेली के आकार का एक कागज़ का पुतला निकाला। इससे पहले कि दुकानदार कुछ समझ पाता, वह पतला सा कागज़ का पुतला जीविशा के हाथों से तेजी से उड़ा और दुकानदार की पीठ पर जाकर चिपक गया। ठीक उसी पल दरवाजे तक पहुंच चुका दुकानदार अचानक जड़ हो गया और उसके हवा में उठे हुए हाथ वहीं जम गए। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं और वह जीविशा को सन होकर देखने लगा। जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जीविशा आलस के साथ कुर्सी पर बैठी रही और पत्थर बने दुकानदार को देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे माफ़ करना, मुझ जैसे इंसान का मिजाज थोड़ा अजीब है। जब तक कोई मुझे परेशान न करे तब तक तो ठीक है, पर अगर किसी ने मुझे चिढ़ा दिया तो मेरा सब्र बहुत कम हो जाता है और मैं आमतौर पर बुराई का बदला भलाई से नहीं देती, जीविशा ने मुस्कुराते हुए कहा। दुकानदार की फटी नज़रों के सामने उसने अपना हाथ थोड़ा उठाया और अपनी कोमल उंगलियों से हवा में एक गोला बनाया। अपनी जगह पर जकड़ा हुआ दुकानदार अचानक बेकाबू होकर हिला। उसने कड़े कदमों के साथ एक कदम पीछे लिया और सीधे जीविशा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। वह गिरना कोई मामूली नहीं था, बल्कि उसके घुटने पूरी ताकत के साथ जमीन से टकराए। दुकानदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस टक्कर से उसके घुटने ही चकनाचूर हो गए हों। अत्यधिक सदमे और दर्द के बीच दुकानदार के माथे से पसीने की बूंदें बहने लगीं और एक अनजाने डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। सामने का ये नज़ारा देखकर उसे अनजाने में सुहानी सिंह का वह मंजर याद आ गया जब वह अचानक सबके सामने घुटनों के बल गिर गई थी। जीविशा शर्मा ने अपने सामने घुटने टेके दुकानदार की ओर देखते हुए मुस्कुराहट बिखेरी।
दुकानदार का चेहरा इस वक्त बहुत ही मासूम और सीधा लग रहा था। तुम्हें कुछ कहना है? जीविशा ने पूछा। दुकानदार कुछ कह नहीं पा रहा था और उसका शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें ही झपक सकती थीं। जीविशा का सवाल सुनते ही उसने पागलों की तरह अपनी पलकें झपकानी शुरू कर दीं। बड़े अफसोस की बात है कि मुझे सुनने की कोई इच्छा नहीं है। जीविशा के होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान उभरी। वह खड़ी हुई, दुकानदार को लांघ कर सीधे उस स्वप्न मणि की ओर बढ़ी जो पूरी तरह खुल चुकी थी। स्वप्न मणि का आकार इतना बड़ा था कि उसके चारों ओर एक गाढ़ी और समृद्ध प्राण ऊर्जा का घेरा बना हुआ था। सिर्फ उसके करीब जाने मात्र से जीविशा के शरीर के अंदर मौजूद इनकोर उत्साह से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्वप्न मणि की चिकनी सतह को छुआ, फिर पहले से तैयार किए गए कागज के 5 पुतले उस पर रख दिए। वे कागज के पुतले अचानक ऐसे खड़े हो गए जैसे उनमें जान आ गई हो और स्वप्न मणि को घेर लिया। अविश्वसनीय रूप से कागज के उन 5 पतले टुकड़ों ने 500 किलोग्राम वजन वाली उस स्वप्न मणि को ऊपर उठा लिया। पंचप्रेत धन परिवहन, यह उन कई मंत्रों में से एक था जो जीविशा ने सीखे थे। थोड़े से बदलाव के साथ न केवल 500 किलोग्राम बल्कि अगर ये 10 गुना भारी भी होता तो भी कागज के इन 5 पुतलों के लिए इसे ले जाना बहुत आसान होता। बगल में घुटने टेके बैठा दुकानदार इस अलौकिक घटना को देख रहा था और वह इतना दंग रह गया कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मानो उसकी नज़र महसूस हुई हो। जीविशा ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसे देखकर एक डरावनी मुस्कान दी। फिर उसने हवा में अपना एक हाथ लहराया और अचानक एक धुंध ने स्वप्न मणि को ढंक लिया। इसके तुरंत बाद वह पूरी स्वप्न मणि और कागज के वे 5 पुतले दुकानदार की आंखों के सामने से गायब हो गए। दुकानदार डर के मारे कांपने लगा था। अगर उसका शरीर उसके बस में होता तो अब तक उसके पैर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर चुके होते। ये लड़की आखिर किस तरह की बला थी? अब चीज़ अपने असली मालिक के पास वापस आ गई है, लेकिन जो लोग मेरी चीज़ों पर नज़र डालने की जुर्रत करते हैं वे सज़ा से बच नहीं सकते। जीविशा इत्मीनान से दुकानदार के सामने आए। दुकानदार के मांसल चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और उसके गालों से ठंडा पसीना लगातार टपक रहा था। उसकी आंखें खौफ और घबराहट से भरी थीं। जीविशा ने उसके गोल मटोल चेहरे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह दिमाग सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसे रखने का कोई मतलब नहीं है? दुकानदार इतना थरथराया कि वह बेहोश होने ही वाला था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। अब उसे समझ आया कि आखिर किस वजह से सुहानी सिंह अचानक सबके सामने घुटनों के बल गिर गई थी। अफसोस की बात यह थी कि इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। जीविशा का हाथ दुकानदार के सिर के ऊपर आया और उसके मुंह से कुछ अबूझ मंत्रों की झड़ी लग गई। दुकानदार का पूरा शरीर कांप उठा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर के ऊपर से गर्म हवा निकल रही हो और पूरे शरीर में एक बेचैनी सी भर गई हो। लेकिन जब जीविशा ने अपना हाथ हटाया तो वहां कुछ नहीं था। वह दुकानदार को देखकर सिर्फ मुस्कुराए और लंबे डग भरते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अजीब बात यह थी कि बाहर अहाते में जो लोग व्यस्त थे उन्होंने यहाँ किसी भी तरह की हलचल पर गौर नहीं किया। सब अपने अपने कामों में लगे रहे और किसी ने दुकानदार की ओर नज़र उठाकर देखा तक नहीं। दुकानदार फटी आंखों से अपने सामने के कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होते हुए देखता रहा। इसके बाद उसके भीतर सिर्फ एक असीम डर बचा था। चरमराहट के साथ दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो गया। जीविशा अपनी स्वप्न मणि के साथ दुकान के पिछवाड़े से ऐसे बाहर निकली जैसे वहां कोई हो ही नहीं। वह ठीक वैसे ही गई जैसे आई थी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विशालकाय स्वप्न मणि लिए जीविशा शर्मा विजयनगर की सड़कों से बेखौफ गुजरी, फिर भी किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अपनी हवेली पहुंचने के बाद ही उन्होंने अपना छलावरण मंत्र हटाया और पंचप्रेत को विदा करके उस भारी पत्थर को अपने कमरे में रख दिया। जब गजराज सिंह जीविशा के कमरे के दरवाजे के पास से गुजरे तो उन्होंने बस सरसरी नज़र से अंदर झांका था, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही वे फौरन पीछे मुड़े। जीविशा के कमरे में अचानक प्रकट हुई उस विशाल स्वप्न मणि को देखकर वे हक्के बक्के रह गए। बिटिया, ये स्वप्न मणि कहाँ से आए? गजराज की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। यह मैंने बाजी में जीती है। जीविशा ने स्वप्न मणि को थपथपाया और मुस्कुरा दी। गजराज ने थूक गटका, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विजयनगर में पत्थर के जुए की परंपरा के बारे में उन्होंने सुना जरूर था, बदकिस्मती से उनके पास पैसे की तंगी थी, इसलिए उन्होंने कभी इसमें हाथ आजमाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब जीविशा ने कहा था कि वह अपनी कोई चीज़ वापस लेने जा रही हैं तो वह इतनी बड़ी स्वप्न मणि लेकर आएंगी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? जीविशा ने गजराज का उलझन भरा चेहरा देखकर पूछा। गजराज ने तुरंत किसी खिलौने की तरह अपना सिर हिलाया। उनकी बिटिया न केवल गुप्त रूप से शक्तिशाली थी, बल्कि पत्थर के जुए में उनकी किस्मत भी इतनी बुलंद थी। उनका मन हुआ कि फौरन आगे बढ़कर उनके पैर पकड़ लें। सुनो, जैसे अचानक कुछ याद आया हो, जीविशा मुनी और कमरे की मेज से मुट्ठी भर चीज़ें उठाईं, फिर गजराज के पास जाकर वे चीज़ें उनके हाथ में थमा दीं।
गजराज भाई, मेरे पास एक और स्वप्न मणि का टुकड़ा और दो और चीजें हैं। जरा इन्हें देखो और बताओ कि इस छोटे टुकड़े और कमरे में रखी उस बड़ी स्वप्न मणि में क्या कोई फर्क है। जीविशा ने पूछा। उनके मन में एक शंका थी। खनिज से प्राण ऊर्जा सोखने के बाद वह निश्चित थी कि क्या इसका इन पत्थरों पर कोई बुरा असर पड़ेगा। अगर नहीं तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने दोहरा मुनाफा कमाया है। गजराज ने अपने हाथों में मौजूद 3 पत्थरों को देखा और उनका दिल दहल गया। स्वप्न मणि का एक टुकड़ा, एक चंद्रकांत मणि और एक उम्दा क्वालिटी का पन्ना रत्न, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसकी कीमत आसमान न छूती हो। गजराज थोड़ी देर बाद अपने होश में आए और हाथ में मौजूद स्वप्न मणि के उस पतले टुकड़े को गौर से देखने के बाद बोले, माना कि मुझे खनिजों की बहुत गहरी समझ नहीं है, पर मैंने इस तरह की स्वप्न मणि पहले देखी है। ये टुकड़ा वाकई आपके कमरे में रखे उस बड़े पत्थर से थोड़ा अलग है। गजराज ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जीविशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह उदास दिखने लगी। लगा जैसे उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बड़े सपने देख लिए थे। वह सोच रही थी कि खनिजों की प्राण ऊर्जा सोखने के बाद वह उन प्राणहीन पत्थरों को बेच देंगी, पर अब लगता है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। गजराज को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उनकी बिटिया का चेहरा अचानक इतना उतर क्यों गया, जैसे उनका कोई भारी नुकसान हो गया हो, जबकि उन्होंने अभी अपनी बात आधी ही कही थी। उन्होंने ईमानदारी से कहना जारी रखा, भले ही स्वप्न मणि का ये टुकड़ा छोटा है, पर इसकी शुद्धता आपके कमरे वाले बड़े पत्थर से कहीं बेहतर है। इसे स्वप्न मणियों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का माना जाएगा। ऐसी चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इतना छोटा टुकड़ा भी मिलना किस्मत की बात है। गजराज के आखिरी शब्द सुनते ही जीविशा सन रह गईं। छोटा टुकड़ा बड़े वाले से बेहतर है? मजाक हो रहा है क्या? स्वप्न मणि के ये दोनों टुकड़े असल में एक ही चट्टान का हिस्सा थे और उनमें रत्ती भर का फर्क नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि गजराज के हाथ में मौजूद टुकड़े का इस्तेमाल जीविशा ने अपनी साधना के लिए किया था और उसने अपनी सारी प्राण ऊर्जा खो दी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना प्राण ऊर्जा वाला टुकड़ा बेहतर क्वालिटी का हो गया। अब बिटिया, क्या कुछ और काम है? आपने जो जड़ी बूटियां मंगवाई थीं वे अभी अभी आई हैं। अगर कुछ और ना हो तो मैं उनके इंतजाम के लिए जाऊं। जीविशा के चेहरे के बदलते भाव देखकर गजराज थोड़ा घबरा गए थे और बड़ी सावधानी से बोले। जीविशा शर्मा असमंजस में थीं। उन्होंने हाथ के इशारे से गजराज सिंह को जाने के लिए कहा और खुद गहरे सोच में डूब गईं। उन्होंने गजराज से वापस लिए हुए स्वप्न मणि के टुकड़े को देखा और फिर अपने कमरे में रखी उस विशाल मणि को। उनके दिमाग में एक साहसी विचार कौंधा। एक अमर साधक की साधना मुख्य रूप से प्राण ऊर्जा और आकाश पाताल के सार को अपने शरीर में समाहित करने पर टिकी होती है। जब वह खनिज की प्राण ऊर्जा का उपयोग करके साधना कर रही थी, तब वह खनिज भी उसी समय ब्रह्मांड के सार को सोख रहा था। तो इसका मतलब यह था कि जीविशा की साधना इन दुर्लभ खनिजों को कचरे में नहीं बदलेगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता को और निखार देगी। इस खोज ने जीविशा को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया कि वह अपनी साधना में बाधा डाले बिना पैसे भी कमा सकती हैं। जवाब मिल जाने के बाद जीविशा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और खुशी खुशी अपने कमरे की ओर साधना जारी रखने के लिए दौड़ पड़ी। संतुष्टि से भरी होने के कारण उन्होंने गौर ही नहीं किया कि उनके अहाते के दरवाजे पर अग्नि खड़ा है और खामोशी से उनकी ओझल होती पीठ को देख रहा है। उसकी उन साफ और गहरी आंखों के पीछे क्या चल रहा था, ये कहना मुश्किल था। जीविशा के यहाँ तो खुशियों की झड़ी लगी थी, लेकिन नगर प्रमुख की हवेली में मातम सा छाया हुआ था। पत्थर की दुकान से लौटने के बाद से सुहानी सिंह को तेज बुखार था और वह भी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। आर्यन खन्ना लगभग आधे दिन तक उसके पास बैठा रहा। जब वैद्य ने उसे दवा खिला दी, तब जाकर आर्यन के पिता बलराज खन्ना ने उसे बुलावा भेजा। आखिर हुआ क्या? सुहानी तो आज निकलते समय बिल्कुल ठीक थी, लौटने के बाद उसकी यह हालत कैसे हो गई? आर्यन, मुझे साफ साफ बताओ कि असल में हुआ क्या था। सुहानी बड़ी राजकुमारी की खास है, अगर उसे कुछ हो गया और राजकुमारी ने हमें जिम्मेदार ठहराया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, बलराज ने हॉल में बैठकर आर्यन को डांटते हुए कहा। आर्यन का मूड पहले ही खराब था, पिता की डांट सुनकर वह और चिढ़ गया। उसने वह सब कुछ बता दिया जो दुकान में हुआ था। क्या उस कल की आई लड़की जीविशा ने सुहानी को पत्थर की बाजी में हरा दिया? बलराज ने अविश्वास से आंखें फाड़ दीं। उसे लगा जैसे यह आज का सबसे बड़ा मजाक है। ये सच है, पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब अचानक कैसे हो गया, आर्यन ने दबी आवाज में कहा। बलराज ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसकी नज़रें जटिल हो गईं। वह लड़की मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा टेढ़ी है। विजयनगर के नगर प्रमुख का पद किसी भी कीमत पर उसे नहीं सौंपा जा सकता, वरना हमारी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। बलराज ने अपने बेटे की ओर गंभीरता से देखा। वह पहले ऐसी नहीं थी। पता नहीं राजधानी में इन सालों में उसके साथ क्या हुआ कि उसका स्वभाव इतना जिद्दी हो गया है, पर जिस तरह उसने खुद सुहानी के लिए मुश्किलें खड़ी की, उससे साफ है कि वह उतनी बेपरवाह नहीं है जितनी दिखती है। मुझे लगता है वह सुहानी और मेरे रिश्ते से जलती है, आर्यन ने थोड़ा गर्व महसूस करते हुए कहा।
मुझे सुहानी और उसके बीच के झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमने जल्द से जल्द उसकी शादी नहीं कराई तो उसके नए नगर प्रमुख होने की खबर फैल जाएगी। हमें इसे जल्दी निपटाना होगा। बलराज ने अपनी ठुड्डी सहलाई और कहा, खैर अच्छी बात यह है कि वह भी कम उम्र की है। मैंने उसके साथ आए उन लोगों को देखा है, वे सब घायल और कमज़ोर हैं। विजयनगर हमारे कब्जे में है, उस छोटी सी लड़की को काबू करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पिताजी, आपके कहने का मतलब है कि आपके पास कोई योजना है? आर्यन की आंखें चमक उठीं। बलराज मुस्कुराया, सिर हिलाया और बोला, राजधानी से सवारी के जानवर आ चुके हैं। कल तुम मेरे साथ चलोगे, हम वे जानवर जीविशा के पास लेकर जाएंगे ताकि वह अपने लिए सवारी चुन सके। जीविशा शर्मा ने पूरी रात उस विशाल स्वप्नमणि की प्राण ऊर्जा को सोखने में लगा दी। स्वप्नमणि का आकार इतना बड़ा था कि उसे देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं, लेकिन साधना पूरी करने के बाद जब जीविशा ने अपना जायजा लिया तो उनका दिल बैठ गया। भले ही उनका आंतरिक केंद्र थोड़ा बेहतर हुआ था, लेकिन सुधार की रफ्तार इतनी धीमी थी कि उन्हें खून के आंसू रोने का मन कर रहा था। अभी तक एक दरार भी पूरी तरह नहीं भरी थी, भगवान जाने उनकी यह साधना कब पूरी होगी। जीविशा उदास मन से बिस्तर पर लेट गईं। पूरी रात न सोने के बावजूद उनके शरीर में ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, पर उनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। उन्हें अपने उस पुराने, अखंड और शक्तिशाली आंतरिक केंद्र की बहुत याद आ रही थी। जब जीविशा यहाँ अपने आंतरिक केंद्र की कभी न खत्म होने वाली रिकवरी का मातम मना रही थी और यह सोच रही थी कि साधना के लिए जल्द से जल्द और ज्यादा खनिज कहाँ से जुटाए जाएं, तब पूरे विजयनगर में खलबली मची हुई थी। शहर की सबसे बड़ी पत्थर की दुकान का मालिक रातों रात पागल हो गया था। कल तक जो आदमी अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, आज वह जमीन पर बैठकर बेवकूफ़ों की तरह लार टपका रहा था। दुकान के कर्मचारियों ने पूरे शहर के वैद्यों को दिखा दिया, पर कोई भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया। देखते ही देखते अफवाहें फैल गईं कि उसे किसी बुरी आत्मा ने डराकर पागल कर दिया है। आखिरकार उसकी दुकान में सुहानी सिंह और जीविशा के बीच हुई उस बाजी की खबर गली गली में फैल चुकी थी। दुकान के मालिक के तौर पर बड़ी राजकुमारी और नगर प्रमुख के बेटे के गुस्से के डर से रातों रात मानसिक संतुलन खो देना लोगों को समझ आ रहा था। बेशक कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यह सब दुकानदार का जिम्मेदारी से बचने का एक नाटक है। असलियत क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। जीविशा ने भी यह खबर सुनी, पर थोड़ी देर शांति से सुनने के बाद उन्होंने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। नाश्ता खत्म ही हुआ था कि गजराज सिंह हड़बड़ी में आए और उन्हें खबर दी कि सवारी के जानवर लेकर लोग आ चुके हैं और उन्हें अपने लिए चुनाव करना चाहिए। सवारी? जीविशा ने अपनी पलकें झपकाईं, उन्हें एक पल के लिए समझ नहीं आया कि यह किस बारे में है। गजराज ने समझाया, बिटिया, आपको विरासत में महाविनाशक कवच मिला है और आपको देर सवेर युद्ध के मैदान में जाना ही होगा। असुरों के खिलाफ लड़ाई बहुत भयानक होती है, इसलिए हर विनाशक को एक शक्तिशाली सवारी दी जाती है ताकि वे मिलकर लड़ सकें। अब समय आ गया है, आप चलकर एक नज़र देख लीजिए। परंपरा के अनुसार पहली बार में काफ़ी संख्या में जानवर भेजे जाते हैं, आपको बस उनमें से सबसे ताकतवर चुनना है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि श्वेतश्वक की नस्ल बहुत ज़बरदस्त होती है। वे न केवल हमले में माहिर हैं बल्कि बिजली की रफ्तार से दौड़ते भी हैं। बगल में खड़े अंगरक्षक ने भी उत्साह दिखाया। उस समय मैंने देखा था कि जनरल प्रताप के पास जो जानवर था वह गजोंग था। उसका कद किसी छोटे पहाड़ जैसा था, उसके एक कदम रखने भर से धरती कांप जाती थी। इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे जनरल साहब के पास जो वनराज पशु था उसकी ताकत। तो बोलने वाले को अचानक अपनी जुबान फिसलने का एहसास हुआ और वह तुरंत चुप हो गया। वह जनरल साहब कोई और नहीं, जीविशा के पिता थे। लेकिन तुम लोग जो कह रहे हो, मुझे उनमें से किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। जीविशा ने उस आदमी की बात कटने का बुरा नहीं माना और उन सवारी के जानवरों के बारे में गंभीरता से सोचने लगी जिनके बारे में गजराज और बाकी लोग बात कर रहे थे। इस शरीर की यादों में उन जानवरों की धुंधली सी छवि थी, पर जीविशा को उन खूंखार और लड़ाकू दिखने वाले जानवरों को लेकर जरा भी उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। ये किसी तपस्वी या अमर साधक की सवारी जैसा गरिमा में नहीं था, बिल्कुल भी गरिमा में नहीं था। भला कौन सा अमर साधक किसी बेवकूफ़ और विशालकाय जानवर पर बैठकर सैर करने निकलेगा। सिर्फ ये सोचकर ही उनका अपनी छवि खराब होने का डर लग रहा था। गजराज और बाकी लोग जीविशा के मन की बात नहीं समझ पाए और उन्हें चलने के लिए जोर देने लगे। बेमन से मना करने के बाद जीविशा मान गईं, हालांकि उन्हें उन जानवरों से कोई उम्मीद नहीं थी। राजधानी का शाही परिवार व्यक्तिगत रूप से विनाशक की सवारी तय करता था। चूंकि विनाशक असुर वंश के खिलाफ युद्ध की मुख्य ताकत होते थे, इसलिए उनके साथ जोड़ी जाने वाली सवारी भी युद्ध कौशल में माहिर होती थी। जीविशा शर्मा गजराज सिंह के साथ हवेली के अगले अहाते में पहुंची। वहां पिंजरों की कतारें करीने से सजी हुई थीं और बलराज खन्ना अपने बेटे आर्यन खन्ना और अंगरक्षकों की एक टोली के साथ वहां पहरा दे रहे थे। लेकिन जैसे ही गजराज और बाकी अंगरक्षकों ने पिंजरों में बंद जानवरों को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
नियम ये है कि सवारी जितनी ताकतवर होगी वह उतनी ही खूंखार होगी। उसे पालतू बनाने के लिए बचपन से ही प्रशिक्षण देना पड़ता है। राजधानी से भेजे गए जानवर भी अक्सर कम उम्र के होते थे, लेकिन पिंजरों में बंद कमजोर जानवरों को देखकर गजराज के माथे की नसें गुस्से से फटने लगीं। वे जानवर न केवल मरियल और दुबले थे, बल्कि पूरी तरह सुस्त भी थे। उनकी नस्ल विनाशकों की उन खूंखार सवारियों के सामने कहीं नहीं टिकती थी। न वहां श्वेत अश्व का कोई नामो निशान था, न ही गजों का। सामने रखे 10 पिंजरों में जो जीव थे, वे सब साधारण जानवर थे जो युद्ध के मैदान में टिक ही नहीं सकते थे। गजराज और उनके साथियों को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उन्होंने देखा कि कुछ पिंजरों में तो बिल्ली और कुत्ते जैसे छोटे जानवर थे, जिनमें लड़ने की रत्ती भर काबिलियत नहीं थी। क्या इन चीजों को एक विनाशक की सवारी के विकल्प के तौर पर यहां लाया गया था? खुशी का माहौल पल भर में गुस्से की आग में बदल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि बलराज जो सवारी लेकर आएगा वह बेकार और घटिया जानवरों का झुंड होगा। जीविशा, ये वे सवारियां हैं जिन्हें महाराज ने भेजा है। अब तुम बच्ची नहीं रही, समय आ गया है कि तुम इनमें से एक चुन लो, ताकि भविष्य में तुम्हें मदद की कमी न खले। गजराज की आंखों में दहकते गुस्से को अनदेखा करते हुए बलराज ने बिना किसी शर्म के आगे बढ़कर जीविशा से कहा। जीविशा ने बलराज पर एक नजर डाली, पर उनका ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। गजराज अपनी भीतर की आग को और नहीं रोक पाए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, बलराज जी, आपका कहना है कि ये वे सवारियां हैं जिन्हें महाराज ने विनाशक के लिए तैयार किया है। क्या आपको यह कोई बच्चों का खेल लगता है? भले ही हमें विनाशक होने का गौरव प्राप्त नहीं है, पर हमने कई विनाशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा है। भला कौन सा विनाशक युद्ध के मैदान में खरगोश लेकर जाएगा? गजराज ने गुस्से से कांपते हुए एक पिंजरे की ओर इशारा किया जिसमें एक सफेद खरगोश बैठा था। बलराज ने गजराज के गुस्से को देखा, पर वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने खरगोश को देखकर ऐसे चौंकने का नाटक किया जैसे उसे अभी अभी कुछ याद आया हो। अपना माथा पीटते हुए वह बोला, अरे देखो, मेरी याददाश्त के सवारियां नहीं हैं, ये तो सवारियों का भोजन है। फिर उसने बगल में खड़े आर्यन की ओर देखते हुए बनावटी नाराजगी से कहा, आर्यन, यह क्या हुआ? मैंने तुमसे सारी सवारियां पहुंचाने को कहा था, पर तुमने सवारियों का खाना यहां क्यों पहुंचा दिया? ये निकम्मे जीव एक विनाशक की सवारी कैसे हो सकते हैं? असुर तो इन्हें एक निवाले में निगल जाएंगे। आर्यन ने बिना किसी पश्चाताप के धीरे से कहा, पिताजी, आपकी नाराजगी गलत जगह है। महाराज द्वारा भेजी गई सवारियां बहुत कीमती हैं और हमारी हवेली के लोग बहुत अनाड़ी हैं। मुझे डर था कि कहीं लाने ले जाने में उन्हें चोट न लग जाए, इसलिए मैंने फिलहाल वही खाना मंगवा लिया जो वे सवारियां खाती हैं। आखिर चुनना ही तो है। मुझे यकीन है कि जीविशा बहन की पारखी नज़र इतनी तेज है कि वे इस चारे को देखकर ही समझ जाएंगी कि उन्हें किस तरह की सवारी चाहिए। आर्यन खन्ना ने बिना किसी शर्म के एक एक शब्द जहर में बुझाकर कहा, जबकि गजराज सिंह और बाकी लोगों के चेहरे गुस्से से तवे की कालिक जैसे काले पड़ गए थे। अगर जीविशा बहन को लगता है कि वह इस चारे को देखकर चुनाव नहीं कर सकती, तो वे हमारे साथ नगर प्रमुख की हवेली चल सकती हैं और वहां इत्मीनान से अपनी पसंद बता सकती हैं। आर्यन ने जीविशा की ओर देखकर बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। विनाशक हुई तो क्या हुआ? उस जैसी कच्ची उम्र की लड़की जब अपने घर से दूर पराये शहर में होगी तो वह उनके हाथों का खिलौना ही बनी रहेगी। गजराज और उनके साथी बेहद नाखुश दिख रहे थे। ये साफ था कि खन्ना बाप बेटा मिलकर जीविशा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। भगवान जाने नगर प्रमुख की हवेली जाने पर वे और कौन सी नई चाल चलेंगे। जब आर्यन इस इंतजार में था कि जीविशा हार मानकर समझौता करेगी, तब जीविशा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह शांत भाव से उन पिंजरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगीं। इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, जीविशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने उस बाप बेटे की जोड़ी की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। इसके बजाय उनकी दिलचस्पी पिंजरों में बंद उन बेचारे छोटे जानवरों में ज्यादा थी। जीविशा ने कुछ चक्कर काटे और खामोश रहीं। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीविशा वाकई इन जानवरों के पीछे का खेल नहीं समझ पा रही है या वह सच में बेवकूफ़ है। वे इन छोटे जानवरों को अंदाजे से उठा लाए थे। अगर वह इनमें से किसी को चुन भी लेती तो उसके बदले कौन सी सवारी उसे देनी है, ये तो उन्हीं के हाथ में था न। उनका मकसद जीविशा पर अपना दबदबा बनाना था, पर उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर आर्यन हैरान रह गया। उसने अनजाने में बलराज खन्ना की ओर देखा, पर बलराज ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। जीविशा, तुम आराम से चुनाव करो। जब तुम चुन लोगी तो मैं तुम्हारी सवारी की देखभाल के लिए किसी को लगा दूंगा। अभी जो जानवर आए हैं वे बहुत छोटे हैं और तुम भी अभी कम उम्र की हो। मुझे डर है कि तुम इन लाड़ प्यार से पले जानवरों की देखभाल नहीं कर पाओगी। जब तुम्हारी चुनी हुई सवारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बलराज बड़े दयालु भाव से मुस्कुराया, पर उसके हर शब्द में धमकी छिपी थी। ये जीविशा की सवारी को पूरी तरह अपने कब्जे में रखने की साजिश थी।
अगर सवारी को उसका मालिक खुद न पाले तो युद्ध के मैदान में उन दोनों के बीच तालमेल होना नामुमकिन था। बलराज साफ तौर पर जीविशा की जड़ों में मट्ठा डाल रहा था। गजराज और बाकी अंगरक्षक गुस्से से पीले पड़ चुके थे। वे बस जीविशा के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन बेशर्म बाप बेटे को यहीं ढेर कर सकें। मगर काफी देर तक जीविशा ने कोई हरकत नहीं की। उनकी नज़र इस वक्त पिंजरे में दुबके सफ़ेद बालों के एक गोले पर टिक गई थी। वे वहीं रुक गईं और पिंजरे के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। फिर उन्होंने आंखें फाड़कर कोने में छिपी उस नन्ही आकृति को देखा। वह एक छोटा सा हिरण था जिसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफ़ेद था। उसके पिछले बाएं खुर के जोड़ों पर ताज़ा खून के निशान थे। जाहिर है शिकार के दौरान वह घायल हो गया था। वह नन्हा हिरण बहुत कमज़ोर लग रहा था और अधमरी हालत में वहां पड़ा था। उसकी बड़ी और दबदबाएं आंखें भी बेजान होकर झुकी हुई थीं। जैसे ही जीविशा उसके पास पहुंची, उसका छोटा सा शरीर डर के मारे थरथरा उठा और वह और भी सिमट गया। गजराज भाई, तुम्हारा चाकू कहाँ है? जीविशा अचानक मुड़ी और गुस्से से तमतमाए हुए गजराज की ओर देखा। गजराज अपने ख्यालों से बाहर आए और पहले जीविशा की आंखों को देखा, फिर उस अधमरे छोटे हिरण को। उन्हें लगा कि शायद उनकी बिटिया ने अपनी रक्षा के लिए हथियार मांगा है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पिंजरे के पास पहुंच गए। जीविशा खड़ी हुई और गजराज के हाथ से तलवार ले ली। एक जोरदार खनक के साथ उन्होंने पलक झपकते ही पिंजरे की जंजीरें काट दीं। उस तीखी आवाज ने बलराज और आर्यन के माथे पर बल डाल दिए। वे खामोशी से देखते रहे जब जीविशा ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उस डरे सहमे सफ़ेद हिरण के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाला। बलराज खन्ना ने जीविशा शर्मा को उस नन्हे सफ़ेद हिरण को गोद में उठाए देखा तो उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। आज वह चाहे जो भी चुने, अंत में उसे कौन सी सवारी मिलेगी, ये पूरी तरह बलराज के हाथ में था। वह इस छोकरी को ये बताकर ही दम लेगा कि उसके इलाके में आने के बाद पद चाहे जितना भी ऊंचा हो, झुकना उसे बलराज के सामने ही होगा। जीविशा, तो तुमने चुनाव कर लिया? बलराज ने अपनी आंखों की नफरत छिपाते हुए एक कदम आगे बढ़कर पूछा। जीविशा ने बलराज की ओर देखे बिना ही सिर हिला दिया। वह बस नीचे देख रही थी और उस नन्हे हिरण को सहला रही थी जो डर के मारे थरथर कांप रहा था। बेचारा, देखो कितना डरा हुआ है, इसके तो बाल तक झड़ने लगे हैं। ये छोटा हिरण असल में अग्नि अश्व के भोजन के लिए लाया गया था। लगता है जीविशा की पसंद बुरी नहीं है। मैं किसी और दिन तुम्हें वह अश्व दिखाने ले चलूंगा, बलराज ने बड़े उदार स्वर में कहा। पर जो लोग अग्नि अश्व के बारे में जानते थे वे हकीकत समझते थे। भले ही अग्नि अश्व की युद्ध क्षमता कमाल की होती है, पर वह सभी सवारियों में सबसे ज्यादा क्रूर होता है। उसे अगर मालिक खुद भी पाले तब भी बड़े होने पर वह किसी की नहीं सुनता, और ऊपर से बलराज का इरादा उस अश्व को अपनी हवेली में ही कैद रखने का था। बड़ा होने के बाद वह जानवर जीविशा के साथ मिलकर लड़ना तो दूर, युद्ध के मैदान में उतरने से पहले जीविशा को खुद उस जानवर से ही जंग लड़नी पड़ती। गजराज सिंह इस पूरी साजिश को भांप चुके थे और अब उनसे रहा नहीं गया। वे बलराज से सीधे टकराने के लिए आगे बढ़े। मगर यह अग्नि अश्व क्या बला है? जीविशा ने अचानक पूछा। बलराज ने जीविशा के चेहरे पर अज्ञानता के भाव देखे तो फौरन हंसते हुए बोला, अग्नि अश्व एक ऐसी सवारी है जिसकी युद्ध क्षमता बहुत शक्तिशाली है। जब वह असुरों के खून का प्यासा होता है तो उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिर जाता है, जो असुर वंश से लड़ने में बहुत काम आता है। मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। बलराज की लंबी चौड़ी बात खत्म होने से पहले ही जीविशा ने उसे टोक दिया। बलराज ने हैरानी से जीविशा की ओर देखा, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती है। जीविशा के होंठों पर एक मुस्कान खिल गई। उन्होंने अपनी बाहों में मौजूद बर्फ जैसे सफ़ेद हिरण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई अग्नि अश्व नहीं चाहिए, मेरी सवारी यही है। क्या? इस बात पर तो बलराज भी सन रह गया। उसने सवारी को अपने कब्जे में रखकर जीविशा को मजबूर करने की योजना बनाई थी, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जीविशा का अंतिम चुनाव वह छोटा हिरण होगा जिसे वह शिकारियों से यूं ही उठा लाया था। क्या ये लड़की पागल हो गई थी? वह वाकई बेवकूफ़ थी या बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही थी? मैंने कहा न, मेरी सवारी यही है। क्या ये प्यारा नहीं है? जीविशा ने हिरण के बालों को सहलाया, हालांकि उसके सूखे बालों को देखकर उन्हें थोड़ी निराशा हुई। लेकिन ये तो सिर्फ चारा है। एक विनाशक इस चीज को लेकर युद्ध में कैसे जा सकता है? बलराज पूरी तरह बौखला गया था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जीविशा के दिमाग में क्या चल रहा है। विनाशक की सवारी उसका दाहिना हाथ होती है। जाहिर है सवारी जितनी बलवान होगी उतना अच्छा, लेकिन जीविशा ने एक अधमरे और साधारण हिरण के बच्चे को चुना। क्या ये कोरी मूर्खता नहीं थी? चूंकि यह मेरी सवारी है तो इसे चुनना भी मेरा हक है। बलराज अंकल, यहाँ तक आने के लिए आपका शुक्रिया। मैं इस सवारी से बहुत खुश हूँ। गजराज भाई, मेहमानों को बाहर तक छोड़ आओ। जीविशा ने उस छोटे हिरण को उठाया और अपने कमरे की तरफ मुड़ गईं। उनका बलराज के साथ और वक्त ज़ाया करने का कोई इरादा नहीं था। हवेली में मौजूद सभी लोग दंग थे।
यहाँ तक कि गजराज भी एक पल के लिए सुन्न रह गए। फिर होश में आते ही उन्होंने जीविशा के आदेश का पालन किया और खन्ना बाप बेटे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके जाते ही कई पिंजरों को दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया। बलराज खन्ना ने उन बंद दरवाजों को देखा और गुस्से व अपमान से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इस बार पासा उल्टा पड़ गया था। गजराज सिंह ने जैसे ही उन लोगों को विदा किया, बाकी अंगरक्षक तुरंत उन्हें घेरकर एक साथ बोलने लगे। अब हम क्या करेंगे? वह कमबख्त बाप बेटा साफ तौर पर बिटिया का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भला उन जानवरों को सवारी के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? भाई साहब, जल्दी जाकर बिटिया को समझाए। शोर शराबे से गजराज का सिर चकराने लगा और उन्होंने अपना हाथ उठाया। शांत हो जाओ, हमारी बिटिया इतनी भी नासमझ नहीं है। उन्होंने ज़रूर उन दोनों हरामी बाप बेटों के इरादे भांप लिए होंगे और जानबूझकर उन्हें मुश्किल में डालने के लिए ऐसा किया है। तुम लोग बस इंतज़ार करो, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। इतना कहकर गजराज तुरंत जीविशा शर्मा को ढूंढने निकल पड़े। जब वे जीविशा के कमरे में पहुंचे तो वह उस नन्हे हिरन के पैर पर दवा लगा रही थी और उनके चेहरे पर एक अजब सी कोमलता थी। बिटिया, गजराज ने अपना गला साफ किया। जीविशा मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, गजराज भाई, क्या बात है? गजराज ने सिर हिलाया और कमरे में कदम रखते हुए बोले, बिटिया, आज आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप बलराज खन्ना को अपनी बातों में उलझाने देती तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होता। अब जब आपने झुकने का नाटक करके इस छोटे से जीव को चुन लिया है तो अब बलराज की बारी है मुसीबत झेलने की। भले ही वह यहाँ का गुंडा हो, पर भविष्य में जब आप युद्ध के मैदान में उतरेंगी और महाराज को पता चलेगा कि आपकी सवारी एक साधारण जानवर है, तो मेरा विश्वास है कि उस बलराज को जवाब देते नहीं बनेगा। मुझे लगता है वह इस वक्त रो रहा होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहा होगा ताकि आपको एक बेहतर सवारी दे सके। गजराज जैसे जैसे सोचते जा रहे थे, उनका गुस्सा कम होता जा रहा था। वाकई उनकी बिटिया बहुत समझदार थीं। इस घटना के बाद बलराज के पास ईमानदारी से सवारी पहुंचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। गजराज भाई, जीविशा ने सुकून से भरे गजराज की ओर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अम्मा, मेरा बलराज से हिसाब चुकता करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था। मैं वाकई चाहती हूं कि यह नन्हा जीव ही मेरी सवारी बने। गजराज पूरी तरह सन्न रह गए। उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गईं जैसे उन्होंने कोई जिंदा भूत देख लिया हो। इससे पहले कि जीविशा अपनी बात पूरी करती, गजराज अपनी जगह से उछल पड़े। बिटिया, आप इस तरह का मजाक नहीं कर सकती। आपकी सवारी युद्ध के मैदान में आपकी सुरक्षा तय करती है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। जीविशा ने अचानक उत्तेजित हुए गजराज को देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि हंसें या रोएं। वह नन्हा हिरन जो अभी अभी शांत होकर मेज पर लेटा था, गजराज की चिल्लाहट से इतना डर गया कि अपने घायल पैर की परवाह किए बिना भागने की कोशिश करने लगा। शुक्र है कि जीविशा फुर्तीली थी और उन्होंने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में भर लिया। गजराज भाई, इतने उत्तेजित मत होइए। देखिए, आपने श्वेतमणि को डरा दिया। जीविशा धीरे से हंसी। श्वेत क्या? गजराज एक बार फिर चकरा गए। श्वेतमणि, जीविशा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरानी कथाओं के अनुसार एक चमत्कारी जीव होता है जिसे श्वेतमणि कहा जाता है। वह दुनिया की हर चीज का ज्ञान रखता है, आत्माओं और देवताओं को जानता है और सभी खूंखार जानवरों के लिए सबसे डरावना होता है। क्या ये नाम शानदार नहीं है? गजराज ने अपनी बिटिया की ओर देखा, जिन्हें वह फिर से पागलपन के दौरे पड़ते हुए महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऐसी कोई पुरानी कथा कभी नहीं सुनी थी। ऊपर से बिटिया, ये सिर्फ एक साधारण हिरन का बच्चा है। जीविशा हंसी और धीरे धीरे अपनी बाहों में मौजूद उस सफ़ेद हिरन को सहलाने लगीं। गजराज भाई, क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाल कितने सुंदर हैं? पर इससे ये हकीकत नहीं बदल जाती कि यह एक साधारण हिरन है। गजराज ने यह जुमला अपने मन में ही दबा लिया। जीविशा जानती थी कि गजराज उनके लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस सफ़ेद हिरन की सवारी करना, यह नज़ारा इतना भव्य होने वाला था कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। भले ही यह अभी साधारण है, पर भविष्य में कौन कह सकता है। जीविशा की आंखों में एक चमक कौंधी। अपनी बाहों में मौजूद उस नासमझ हिरन को देखते हुए उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। साधारण सफ़ेद हिरन है तो क्या हुआ? उनके पास इसे एक असाधारण और सर्वश्रेष्ठ दिव्य हिरन बनाने के हजारों तरीके थे। गजराज सिंह को महसूस हुआ कि उनकी बिटिया के पागलपन की हद बढ़ती ही जा रही है। बहुत समझाने की कोशिशों के बाद भी जब जीविशा शर्मा टस से मज नहीं हुई और उस डरे हुए हिरन को सहलाती रहीं, तो गजराज हार मानकर चुपचाप वहां से चले गए। कमरे के अंदर जीविशा ने श्वेतमणि के घाव पर पट्टी बांधना पूरा किया। शायद उनकी कोमल नज़रों और व्यवहार का ही असर था कि घबराया हुआ श्वेतमणि आखिरकार शांत हो गया और अपनी डब्बाई बड़ी आंखों से सामने बैठी युवती को देखने लगा। जीविशा ने श्वेतमणि का सिर सहलाते हुए मुस्कराकर कहा, अच्छे बच्चे की तरह रहो। अब से मैं तुम्हारी मालिक हूँ। चिंता मत करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम सबकी आंखें चौंधिया दोगे।
शुद्ध नस्ल का एक छोटा सा सफ़ेद हिरन होने के नाते श्वेतमणि की सीमित बुद्धि जीविशा के शब्दों को तो नहीं समझ सकी, पर उसे इतना ज़रूर महसूस हुआ कि जीविशा के पास उसे सुकून मिल रहा है। आओ पहले कुछ ताकत की दवा ले लो। जीविशा ने अपने अंतरिक्ष रत्न से अमृत की एक शीशी निकाली, उसमें से एक गोली निकाली और श्वेतमणि के सामने रख दी। श्वेतमणि ने उसे सूंघा और चखने के लिए चाटा। शायद स्वाद अच्छा था या वह भूखा था, उसने एक ही बार में वह गोली निगल ली। जीविशा की आंखों की खुशी और गहरी हो गई। तुम अभी बहुत छोटे हो, इस नश्वर शरीर के साथ तुम्हें चीज़ें धीरे धीरे ही सीखनी होंगी। श्वेतमणि ने अपना सिर टेढ़ा किया और बड़े भोलेपन से उन्हें देखा। अमृत खाने के बाद नन्हा श्वेतमणि बहुत जल्द गहरी नींद में सो गया। जीविशा ने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उन जड़ी बूटियों को देखने लगी जो उन्होंने पहले मंगवाई थीं। साधना के दौरान हृदय, मन और शरीर तीनों को निखारा जा सकता है। पिछले जन्म में सालों की मेहनत के बाद जीविशा अमृतत्व प्राप्त करने की आखिरी सीढ़ी पर थीं। उस समय अगर वह पूरा महीना न खाती, न सोती, तब भी उन्हें थकान महसूस नहीं होती थी। लेकिन इस शरीर की कमजोरी ऐसी थी कि एक दोपहर की नींद छूट जाने पर भी उन्हें थकान होने लगती थी। जीविशा ने बहुत समय से ऐसा महसूस नहीं किया था। आत्मा को निखारने के लिए पहले शरीर को तपाना जरूरी है। उन्होंने जड़ी बूटियों का बड़ा जत्था सिर्फ अपने शरीर को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि गजराज और बाकी साथियों की सेहत सुधारने के लिए भी मंगाया था। इससे पहले उन्होंने चुपके से गजराज और दूसरों के शरीर की जांच की थी। वे मजबूत तो थे, पर उनके शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां थीं। शायद इस जन्म में उनका भाग्य अमर होने का नहीं था, लेकिन अपनों का ख्याल रखने वाली जीविशा उन्हें कम से कम एक असाधारण योद्धा तो बना ही सकती थी। अपना मन पक्का कर लेने के बाद जीविशा ने गजराज और दूसरों के लिए भी अमृत की गोलियां तैयार कर लीं। जहां हवेली के अंगरक्षक जीविशा द्वारा श्वेतमणि को सवारी चुनने के पागलपन भरे फैसले पर मातम मना रहे थे, वहीं जीविशा इन सबसे बेखबर सिर्फ अमृत बनाने में जुटी थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि गजराज और उनके साथी इतने चिंतित थे कि वे खुद जंगल जाकर उनके लिए कोई ताकतवर सवारी पकड़ने की योजना बना रहे थे। जीविशा के अमृत बनाने की रफ्तार बहुत तेज थी। ऊपर से दुर्लभ खनिजों के इस्तेमाल से उनके इनकोर में जो थोड़ा सुधार हुआ था, उसने अमृत की शक्ति को और बढ़ा दिया था। अमृत तैयार होने के बाद उन्होंने सबसे पहले गजराज और बाकी सबको एक एक शीशी बांटी और उन्हें रोजाना एक गोली लेने की हिदायत दी। उन्होंने उन्हें ध्यान लगाने का बुनियादी तरीका भी सिखाया और बार बार याद दिलाया कि वे रोजाना उनके निर्देशों का पालन करें। लेकिन जब गजराज और बाकी अंगरक्षक जीविशा के दरवाजे के सामने पालथी मारकर बैठे उनके लंबे चौड़े निर्देशों को सुन रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग के ऊपर से हजारों घोड़े दौड़ गए हों। उन्हें रत्ती भर समझ नहीं आ रहा था कि जीविशा क्या कह रही हैं। सिर्फ इस तरह पालथी मारकर बैठने, आंखें बंद करके आराम करने और एक गोली खाने से क्या होने वाला था। फिर भी जीविशा की जिद के आगे गजराज और उनके साथी मजबूर थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप उनकी बात मान ली। गजराज सिंह और बाकी साथियों के मन में एक ही बात चल रही थी कि उनकी बिटिया का व्यवहार दिनों दिन और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। कहीं पिछली बार हुए हमले में उनके सिर पर गहरी चोट तो नहीं लग गई। जीविशा शर्मा पूरी लगन के साथ गजराज और उनकी टीम को साधना सिखाने में जुटी हुई थी और यह काम किसी सुलगती आग की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर नगर प्रमुख की हवेली पर दुखों के बादल मंडरा रहे थे। जीविशा द्वारा उस मामूली सवारी को चुनने के फैसले ने बलराज खन्ना को हिलाकर रख दिया था। उसे अब गहरा डर सता रहा था कि अगर महाराज को इस बात की भनक लगी तो सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा। दूसरों के साथ चालबाजी करने की कोशिश में खुद के ही चेहरे पर तमाचा पड़ने का एहसास बहुत ही कड़वा था। बलराज इतना चिढ़ गया था कि उसे खून के आंसू रोने का मन कर रहा था। हवेली लौटते ही उसने फौरन अपने कारिंदों को 2 अच्छी सवारियां लेकर जीविशा के यहाँ भेजा, पर नतीजा ये हुआ कि न केवल उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें वहां से खदेड़ भी दिया गया। जीविशा उस कमजोर हिरण को ही साथ रखने पर अड़ी हुई थी। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? जीविशा को कभी न कभी तो युद्ध के मैदान में उतरना ही होगा। अगर किसी को इस बारे में पता चला तो मुझे डर है कि आर्यन खन्ना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। किसने सोचा था कि जीविशा ऐसा कोई दांव चल देगी? इससे तो अच्छा होता कि वे पहले ही अच्छी सवारियां वहां पहुंचा देते, कम से कम जीविशा के चुनने के बाद वे उसे अपने पास जब्त तो कर सकते थे। मगर अब उनके पास कोई मौका नहीं बचा था। बलराज खन्ना ने अपनी बाहें सिकुड़ी और गहराई से सोचते हुए बोले, अब तुम्हें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक अच्छी सवारी चुनकर उसे अपनी देखरेख में रखवा लूंगा। अगर महाराज ने कभी पूछा तो हम सारा दोष उस बेवकूफ़ लड़की पर मर देंगे। हम कहेंगे कि हमने तो उसकी सवारी पालने में अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर वह खुद ही इतनी कमज़ोर निकली कि उसने उस बेकार से जानवर को चुन लिया। हम एक विनाशक की मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकते थे न, समझे? आर्यन थोड़ा चौंका, पर वह फौरन अपने पिता की चाल समझ गया और मुस्कुरा उठा। पिताजी, आप वाकई जीनियस हैं।
बलराज ने कोई गर्व नहीं जताया और पूछा, सुहानी अभी तक होश में नहीं आई? आर्यन ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे की मुस्कान फिर से गायब हो गई। उस दिन दुकान से लौटने के बाद से सुहानी सिंह बेहोश थी और उसका तेज बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कई वैद्यों ने उसे देखा पर कोई सुधार नहीं हुआ। क्या हमें इस बारे में बड़ी राजकुमारी को खबर करनी चाहिए? आर्यन ने दबी आवाज में पूछा। बलराज ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। राजकुमारी अभी देश के राजगुरु के साथ व्यस्त हैं। हमें उन्हें इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक सुहानी बेहोश है तब तक पश्चिमी पहाड़ की खदानों का काम रोक देना चाहिए। जी, आर्यन ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर वे बाकी बची सवारियां? बलराज ने अपनी भौहें उठाईं और आर्यन की ओर देखकर अचानक हंस पड़ा। आर्यन, तुम भी अब बड़े हो गए हो। वे सवारियां उम्दा किस्म की हैं जिन्हें महाराज ने खास तौर पर भिजवाया था। जाओ और अपने लिए एक चुन लो। अब से उस सवारी को तुम ही तैयार करोगे। आर्यन के चेहरे पर फौरन चमक आ गई। मैं उसे बहुत अच्छे से तैयार करूंगा। बलराज ने संतुष्टि में सिर हिलाया। विजयनगर में फिर से शांति लौट आई थी। सबसे बड़ी पत्थर की दुकान के मालिक के पागल होने के बाद दुकान का जिम्मा उसके बेटे ने संभाल लिया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, सिवाय इसके कि पत्थर के जुए के बाजार में अचानक एक अजीब शख्स का आना शुरू हो गया था। वह एक छोटे कद की शख्सियत थी जो हमेशा एक लबादे के पीछे छिपी रहती और अपना चेहरा ढंक कर रखती थी। वह अक्सर शहर की बड़ी दुकानों पर जाती और बहुत ही फुर्तीले और सख्त अंदाज में दुकानों के ढेर सारे प्राकृतिक पत्थर खरीद लेती। अजीब बात यह थी कि वह शख्स उन पत्थरों को दुकान पर नहीं खुलवाता था, बल्कि एक ठेला किराए पर लेकर उन पत्थरों के ढेर को सीधे अपने साथ ले जाता था। उस शख्स के खुले हाथ से पैसे खर्च करने और पत्थरों को चुनने के बेबाक अंदाज ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि जब कुछ लोगों ने चुपके से उसका पीछा करने की कोशिश की तो वे सब बीच रास्ते में ही रास्ता भटक गए और उस रहस्यमयी शख्स का सुराग खो बैठे। उस व्यक्ति के खुले हाथ से पैसे खर्च करने और पत्थरों को चुनने के बेबाक अंदाज ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि जब कुछ लोगों ने चुपके से उसका पीछा करने की कोशिश की तो वे सब अनजाने में बीच रास्ते में ही भटक गए और उस शख्स का सुराग खो बैठे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वह रहस्यमयी शख्स आज फिर आया और इस बार उसने प्राकृतिक पत्थरों से लदा एक पूरा ठेला ही खाली करवा दिया। बुरी नीयत रखने वाले कुछ आदमियों ने उस ठेले का पीछा किया और गलियों कूचों से होकर गुजरे। उन्होंने पूरे रास्ते पीछा किया और देखा कि कैसे उस ठेले का मालिक शहर की सभी दुकानों पर गया और इन पत्थरों को खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया। विजयनगर गरीब था। उन तीन आदमियों ने कई दिनों तक नजर रखी थी और वे जानते थे कि लबादा ओढ़े वह व्यक्ति पत्थरों को खरीदने के लिए सोने के कई सिक्के खर्च करता है, लेकिन उन्हें कभी मौके पर नहीं खुलवाता। उनके मन में एक खौफनाक योजना थी, मगर जैसे ही उन्होंने एक छोटी सी गली में ठेले का पीछा किया, जो ठेला अभी कुछ इंच पहले उनकी आंखों के सामने था, वह अचानक ओझल हो गया। वे हक्के बक्के रह गए और तुरंत पीछे दौड़े, लेकिन उस छोटी सी गली में उन्हें आधा दिन लग गया और वे फिर भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। अगर उन्हें पता होता कि नज़रबंदी या परेशान आत्माओं का घेरा जैसी भी कोई चीज़ होती है तो शायद वे इतनी जिद न करते और इतनी मुसीबत न झेलते। वहीं वह ठेला जिसका वे पीछा कर रहे थे एक पुराने और जर्जर अहाते के सामने रुक चुका था। भले ही वह अहाता पुराना और टूटा फूटा था, पर उसके दरवाजे पर दो मजबूत अंगरक्षक खड़े थे। लबादा और उस व्यक्ति और ठेले को देखते ही उन दोनों अंगरक्षकों ने आगे बढ़कर हवेली के अंदर आवाज लगाई। कुछ ही देर में अंगरक्षकों का एक समूह बाहर आया और हर कोई हवेली के अंदर कुछ पत्थर उठाकर ले जाने लगा। गजराज सिंह ने पत्थरों से पटे उस अहाते को देखा और उनके मन में अजीब से भाव उमड़ आए। अंगरक्षकों का एक हिस्सा पत्थरों को ढो रहा था और दूसरा हिस्सा अहाते में बैठकर औजारों से अनाड़ीपन के साथ पत्थरों को घिस रहा था। काले लबादे वाले उस व्यक्ति ने गजराज के पास जाकर अपना हुड हटाया तो जीविशा शर्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। गजराज ने तुरंत कहा, बेटिया, अभी और कितने पत्थर खरीदने वाली हैं आप? जीविशा ने लबादा उतारते हुए कहा, ज्यादा नहीं, फिलहाल के लिए बस इतने ही। गजराज की मानसिक स्थिति और भी जटिल हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बिटिया को अचानक पत्थर के जुए में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। हर दिन वह एक अंगरक्षक को साथ लेकर शहर की विभिन्न दुकानों पर ठेला खींचते हुए जाती और पत्थर खरीदती। जो भी अंगरक्षक जीविशा के साथ जाता वह लौटने के बाद हारा हुआ सा महसूस करता। पत्थर की दुकानों पर जीविशा का अंदाज बहुत सीधा और दबंग था। दुकान में घुसते ही वह बस हाथ उठाकर यहाँ वहाँ इशारा कर देती थी। वह उन पत्थरों की कीमत तक नहीं पूछती थी जिन्हें वह चुनती थी और सीधे उन्हें ठेले पर लदवा कर ले जाती थी। इस बेपरवाह अंदाज ने अंगरक्षकों के समूह को दंग कर दिया था। गजराज शुरू में जीविशा को इस तरह पानी की तरह पैसा बहाने से रोकना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि जीविशा जो पत्थर ढोकर ला रही हैं वे सभी दुर्लभ खनिज थे, तो उन्होंने खामोशी से अपने शब्द वापस ले लिए। अब तक उनकी हवेली के दो गोदाम अलग अलग प्रकार के दुर्लभ खनिजों से खचाखच भर चुके थे और उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था।
एक तरफ गजराज खुश थे कि उन्हें अब कंगाली की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ वे अपनी बिटिया के इस अजीबोगरीब शौक के कारण खून के आंसू रोना चाहते थे। क्या इस उम्र की लड़की को आईने के सामने सजने संवरने में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए? ऐसा क्यों था कि उनकी बिटिया की सारी दिलचस्पी पत्थरों के एक ढेर में सिमट गई थी? वे बहुत थक चुके थे। जीविशा गजराज के मन की बात जानती थी, पर उन्होंने ज्यादा सफाई नहीं दी। इन कुछ दिनों में खनिजों से सोखी गई सारी प्राण ऊर्जा ने उनके आंतरिक केंद्र को धीरे धीरे ठीक होने में मदद की थी। हालांकि रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन इसका असर निश्चित रूप से हो रहा था। बस जीविशा शर्मा शहर में मिलने वाले लगभग सभी पत्थरों को बटोर चुकी थीं। आज के इस आखिरी जत्थे के आने के बाद अपनी साधना के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले खनिजों की आपूर्ति ढूंढ पाना शायद अब मुश्किल होने वाला था। दुर्लभ खनिजों की कमी का सीधा मतलब था कि उनके आंतरिक केंद्र के ठीक होने की रफ्तार थम जाएगी। ये कुछ ऐसा था जिसे जीविशा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह भी उम्मीद कर रही थी कि आंतरिक केंद्र के पूरी तरह ठीक होते ही वह अपनी अमृतत्व की यात्रा को फिर से शुरू कर सकेंगी। खनिजों के आखिरी जत्थे को खोलने और उनकी ऊर्जा सोखने के बाद जीविशा नन्हे श्वेतमणि को लेकर अहाते में आ बैठी। श्वेतमणि का कद अभी उनकी जांघों तक ही पहुंचता था। जीविशा उदास मन से मेज पर बैठी खरबूजे के बीज छील रही थीं। बहुत झुंझलाहट हो रही है, जीविशा ने कहा और बीज के छिलके पत्थर की मेज पर फेंक दिए। नन्हा श्वेतमणि जीविशा के पैरों से सटकर खड़ा था। उसके खुरों की चोट लगभग पूरी तरह भर चुकी थी और उसकी वे डबडबाई बड़ी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और सजीव लग रही थीं। गजराज सिंह खनिजों का सारा हिसाब किताब निपटाकर अभी लौटे ही थे कि उन्होंने अपनी बिटिया को अहाते में मायूस होकर शून्य में ताकते हुए देखा। खनिजों के साथ जीविशा के कारनामों को देख देख कर अब गजराज का दिमाग भी सुन्न हो चुका था। उन्होंने पास जाकर पूछा, बिटिया, अब फिर क्या बात हो गई? अब और खनिज नहीं बचे, जीविशा ने माथे पर बल डालते हुए कहा। गजराज को लगा कि उन्हें चुप ही रहना चाहिए था। गजराज भाई, तुम्हें क्या लगता है मुझे और खनिज कहाँ से मिल सकते हैं? जीविशा ने सिर उठाकर गजराज की ओर देखा। पिछले कुछ समय के आराम और खान पान से उनका वह सूखा और कमजोर शरीर अब थोड़ा भर गया था और चेहरे पर रौनक आ गई थी। अब वह किसी कागज के पुतले जैसी नहीं लगती थीं। उनकी आंखों में तैरती चिंता देख उस लंबे चौड़े कद वाले गजराज का दिल पिघल गया। उनकी बिटिया इतनी मासूम लग रही थी कि किसी का भी मन उन्हें ढेर सारा प्यार देने को कर जाए। अम्मा, मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना जानता हूं कि विजयनगर हमेशा से ही खनिजों का बड़ा उत्पादक रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर खदानें नगर प्रमुख के हाथों में हैं। आम लोगों की पहुंच इतने खनिजों तक नहीं हो सकती। गजराज ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जीविशा अपनी जगह से उछल पड़ी। उनकी चमकती आंखों ने गजराज को देखा। गजराज भाई जी। गजराज चौंक गए। चलो, नगर प्रमुख की हवेली चलते हैं, जीविशा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या कहा? गजराज थोड़े हक्के बक्के रह गए। क्या मैं विजयनगर की नगर प्रमुख नहीं हूं? तो क्या मेरा अपनी चीजों पर हक जताना स्वाभाविक नहीं है? दुर्लभ खनिजों के पूरे पहाड़ का ख्याल आते ही जीविशा के शरीर में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब उनके आंतरिक केंद्र के ठीक होने के दिन दूर नहीं थे। गजराज जीविशा की बात सुनकर दंग थे। सच तो ये था कि जब से जीविशा विजयनगर आई थी, उन्हें वह सम्मान और अधिकार कभी नहीं मिले जो एक नगर प्रमुख को मिलने चाहिए थे। इसके बजाय बलराज खन्ना ने उन्हें हर कदम पर दबाने की कोशिश की थी। गजराज और बाकी लोग इस बात से बहुत गुस्से में थे, लेकिन जीविशा अब तक बेपरवाह लग रही थी और उन्होंने कभी नगर प्रमुख के पद का जिक्र नहीं किया था। आज आखिरकार जीविशा को एहसास हुआ था कि विजयनगर की असली मालकिन वही हैं। इस बात ने गजराज को बेहद खुश कर दिया। बिटिया, आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूं। गजराज की रगों में इस पल जोश दौड़ने लगा। अपनी बात पूरी करते ही वह तेजी से बाहर की ओर लपके ताकि अपने सभी आदमियों को इकट्ठा कर सकें और जीविशा को उनका हक वापस दिलाने में मदद कर सकें। मगर अरे, मुझे लगता है गजराज भाई ने मेरा मतलब कुछ और ही समझ लिया है। गजराज को गुस्से और जोश में जाते देख जीविशा को समझ नहीं आया कि वह हंसें या रोएं। अगर गजराज को पता चलता कि नगर प्रमुख बनने के पीछे उनकी असली प्रेरणा वे खदानें हैं। खैर छोड़ो, उन्हें अभी सदमा न देना ही बेहतर है। नन्हे श्वेतमणि, बस मेरा आंतरिक केंद्र एक बार ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हें दिव्य ऊर्जा दूंगी। उसके बाद तुम यकीनन इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हिरण बन जाओगे। जीविशा ने झुककर मुस्कुराते हुए श्वेतमणि के बाल सहलाए। श्वेतमणि ने उलझन भरी नजरों से जीविशा को देखा। उसे उनके शब्दों का मतलब रत्ती भर भी समझ नहीं आया। नगर प्रमुख की हवेली में आर्यन खन्ना ने अभी अभी अपनी पसंद की एक सवारी चुनी थी जिससे वह बेहद संतुष्ट था। जब वह उन अधिकारों का आनंद ले रहा था जो केवल एक विनाशक को मिलने चाहिए थे, तभी अचानक जीविशा शर्मा के आगमन की सूचना मिली। ओह, वह आ गई। आर्यन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसके होंठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। पिंजरे में बंद फुर्तीले युवा जानवर को देखते हुए उसने बेपरवाही से कहा, मैं सोच रहा था कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो सकती है। पर आखिरकार उसे होश आ ही गया।
बिना किसी ताकतवर और विशाल सवारी के जब वह भविष्य में युद्ध के मैदान में जाएगी तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन आर्यन एक पल के लिए रुका और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आए। अगर उसे अब ये सवारियां चाहिए भी तो यह इतना आसान नहीं होगा। बेचारी उसकी काबिलियत को देखते हुए लगता नहीं कि वह युद्ध के मैदान में ज्यादा टिक पाएगी। मुझे विजयनगर के लिए बहुत दुख हो रहा है। पास खड़े एक कारिंदे ने तुरंत सुर में सुर मिलाया। दुख की कोई बात नहीं है, आखिर आप जैसे नगर प्रमुख के सुपुत्र जो यहाँ हैं। अगर वह जीविशा युद्ध में मारी भी जाती है तो उसके पति के रूप में विजयनगर का सारा इंतजाम स्वाभाविक रूप से आपके हाथों में आ जाएगा। आर्यन मुस्कुराया पर उसने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। हवेली के मुख्य हॉल में जीविशा, अग्नि और गजराज सिंह द्वारा भेजे गए 2 अंगरक्षक बैठे थे, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी खन्ना बाप बेटे का कोई अता पता नहीं था। गजराज थोड़े नाखुश थे, लेकिन जीविशा के बार बार इशारे करने पर वे चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। जीविशा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? काफी देर बाद बलराज खन्ना रेशमी लिबास पहने नौकरानियों के सहारे धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचा। उसने हॉल में बैठी जीविशा को देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया, पर जैसे ही उसकी नज़र जीविशा के बगल में खड़े अग्नि पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठिठका, फिर तुरंत खुद को संभाल लिया। मैं आज एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आपको जहमत देने आई हूँ, जीविशा ने इत्मीनान से कहा। बलराज नगर प्रमुख की मुख्य कुर्सी पर बड़े आराम से बैठ गया और लापरवाही से जीविशा की ओर देखने लगा। उसने नौकरानी के हाथ से चाय का प्याला लिया और धीरे से घूंट भरते हुए बोला, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि तुम किस सिलसिले में आई हो। चाचा होने के नाते मैं तुम्हें टोकना नहीं चाहता, पर जीविशा, तुम अभी छोटी हो और अक्सर चीज़ों को लेकर शांत नहीं रह पाती। भले ही वह नन्हा हिरण प्यारा हो, पर एक विनाशक की पहचान के लिए वह सही नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि भविष्य में तुम विशाल सेनाओं का नेतृत्व करोगी और असुर वंश से लोहा लोगी। असुर जनजात क्रूर और शातिर होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ताकतवर सवारी नहीं होगी तो युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए टिक पाना मुश्किल होगा। जब बलराज बोल रहा था तभी आर्यन भी हॉल में आ गया। अग्नि को जीविशा के पास बैठा देख उसका बनावटी शालीन चेहरा सख्त हो गया और उसकी नज़रें बर्फीली हो गईं। इस दौरान शांत रहने वाले अग्नि को अपने ऊपर नफरत भरी एक तीखी नज़र महसूस हुई। उसने सिर उठाया और उसकी पानी जैसी शांत आंखों का सामना आर्यन की ठंडी आंखों से हुआ। आर्यन की आंखों में साफ तौर पर दुश्मनी और तिरस्कार था। अग्नि की भौहें हल्की सी सिकुड़ी और उसने आर्यन पर एक नज़र डालकर चुप्पी साधे रखी। उसकी इस प्रतिक्रिया ने आर्यन को और भी गौरवान्वित महसूस कराया। सुंदर है तो क्या हुआ, आखिरकार है तो एक डरपोक और बेकार इंसान ही। जीविशा ने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान अग्नि और आर्यन के बीच के इस छोटे से टकराव पर नहीं गया। वह चुपचाप बैठी बलराज का लंबा चौड़ा भाषण सुनती रहीं। फिर वह अचानक हंस पड़ी और उनकी उन मुस्कुराती आंखों में एक गहरा आकर्षण था। बलराज जी, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं आज यहाँ सवारी के लिए नहीं बल्कि विजयनगर की खदानों के सिलसिले में आई हूँ। जीविशा शर्मा की बात खत्म होते ही बलराज खन्ना के हाथ में पकड़ा चाय का प्याला अनियंत्रित होकर थरथरा उठा। उसने एक उलझन भरी नज़र जीविशा पर डाली। खदान? कैसी खदान? बलराज ने खुद को शांत दिखाने का नाटक करते हुए पूछा। जीविशा को घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, विजयनगर में बड़े पैमाने पर खनिज निकलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने शहर की पत्थर की दुकान में हाथ आजमाया था और मुझे ये काम दिलचस्प लगा। मुझे पता है कि विजयनगर की ज़्यादातर उम्दा खदानों का प्रबंधन नगर प्रमुख के हाथ में होता है। मुझे यहाँ आए कुछ दिन हो गए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि बलराज जी, आप मुझे वे खदानें दिखाने के लिए कब ले चलेंगे? बलराज के चेहरे के भाव तेजी से बदले। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीविशा जैसी छोटी लड़की खदानों में दिलचस्पी दिखाएगी। इससे पहले उसने पत्थर की दुकान पर सुहानी सिंह के साथ हुई घटना के बारे में भी सुना था। तब उसे लगा था कि जीविशा इस बात से नाराज है कि उसका प्रेमी छीन लिया गया और इसीलिए उसने जानबूझकर सुहानी के लिए मुसीबत खड़ी की। किसे पता था कि वह वाकई खदानों पर कब्जा करने की योजना बना रही है। बलराज ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और चाय के कुछ घूंट भरकर खुद को संभाला। बगल में बैठे गजराज सिंह से अब और रहा नहीं गया। जब उन्होंने देखा कि बलराज फिर से अनजान बनने का नाटक कर रहा है तो उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, बलराज जी, हमारी बिटिया महाराज द्वारा नियुक्त विजयनगर की नगर प्रमुख हैं। आपने पहले हमारे रहने के जो इंतजाम किए, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन खदानों पर अधिकार एक नगर प्रमुख का बुनियादी हक है। कहीं आपका इरादा इसे छिपाने का तो नहीं है? याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पर सीधा इंसान भी पलटवार करना जानता है। गजराज के तेवर तीखे थे और उनकी धमकी साफ थी। बलराज ने अपनी आंखें सिकुड़ी और गजराज की ओर देखा। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। गजराज भी पीछे नहीं हटे और सीधे उसकी आंखों में देखते रहे। अचानक बलराज जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? जीविशा मेरी होने वाली बहू है और आर्यन के साथ बचपन से बड़ी हुई है।
एक बड़ा होने के नाते मैं उसके साथ बुरा क्यों करूंगा? खदानों का मामला तो बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। मैं तो बस इस बात से थोड़ा हैरान था कि जीविशा को उन ठंडे पत्थरों में दिलचस्पी कैसे हो गई। अब जब वह देखना ही चाहती है तो मैं उसे भला क्यों रोकूंगा? बस बात यह है कि विजयनगर की खदानें बाहरी पहाड़ियों में हैं। अब काफ़ी देर हो चुकी है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो हमें कल तक इंतज़ार करना होगा। बोलते हुए बलराज ने जीविशा की ओर देखा। ठीक है, कल ही सही, जीविशा ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर उन्हें उन पहाड़ियों के रास्तों की जानकारी होती तो वे खुद ही वहां पहुंच जाती। बहुत अच्छा, फिर मैं इंतज़ाम करवा देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मौसम भी साथ नहीं दे रहा है और खदानों के आसपास का इलाका थोड़ा अशांत है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे चाचा को पुख्ता इंतजाम करने होंगे, बलराज ने जितना हो सके उतना दयालु बनने का ढोंग करते हुए मुस्कुराकर कहा। पास खड़ा आर्यन कुछ बोलना चाहता था पर बलराज ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। बलराज जी, आपका वादा ही काफ़ी है। कल सुबह हम शहर के मुख्य दरवाजे पर आपका इंतजार करेंगे। अपना मनचाहा जवाब मिलने के बाद जीविशा वहां एक पल भी ज्यादा नहीं रुकना चाहती थी। जीविशा, तुम ऐसे ही जा रही हो? चाचा के यहाँ आना कम ही होता है, थोड़ा और बैठती तो अच्छा होता, बलराज ने औपचारिकता निभाते हुए रुकने का आग्रह किया। लेकिन जीविशा ने अचानक बगल में बैठे अग्नि का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है बलराज जी। जितना समय मैं यहाँ बैठूंगी उतना समय मैं अपने अग्नि के साथ बिता सकती हूँ, आखिर उसकी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। अब हम चलते हैं। जीविशा ने बड़ी सहजता से अग्नि का हाथ थामा और खन्ना बाप बेटे के सामने से शान से बाहर निकल गईं। आर्यन ने दांत पीसते हुए जीविशा को दूर जाते देखा। जैसे ही जीविशा वहां से चली गई, आर्यन का सब्र टूट गया। पिताजी, वह लड़की जानबूझकर मेरा अपमान कर रही है, उस मामूली अग्नि की बिसात ही क्या है? पिताजी, क्या आपकी मति मारी गई है? आप उसे खदानों पर कैसे ले जा सकते हैं? आर्यन खन्ना की शंका और असंतोष के जवाब में बलराज खन्ना सिर्फ हंसा। ये हंसी आर्यन को और भी उलझन में डाल गई। पिताजी, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये खदानें? बलराज ने आर्यन को बीच में ही टोकते हुए अपना हाथ उठाया। आर्यन, तुमने अपने बाप को बहुत कम आंका है। मैंने आज तक जो भी मामले सुलझाए हैं उनमें कब गलती की है? अगर जीविशा शर्मा की जगह कोई और भी होता जो विजयनगर की खदानें हड़पने की कोशिश करता तो उसे भी ये देखना पड़ता कि क्या उसमें इतनी काबिलियत है। आर्यन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। बलराज ने आर्यन को बिठाया और धैर्यपूर्वक समझाया, भले ही जीविशा शर्मा किसी काम की न हो, पर उसके पास महाराज का नियुक्ति पत्र है। वह उसका इस्तेमाल करना नहीं जानती, इसीलिए हम उसे इस तरह दबा पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो अंगरक्षक हैं वे पूरी तरह अनजान नहीं होंगे। अगर उन्हें मजबूर किया गया तो वे क्या मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बजाय कि वे पहली चाल चलें, क्यों न हम उनकी हर हरकत पर पूरा नियंत्रण रखें। चूंकि वह खदानों पर जाना चाहती है तो हम उसे जाने देंगे। लेकिन आर्यन अब भी चिंतित था। बलराज ने बात जारी रखी, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। कल तुम मेरे साथ चलना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस स्थिति से कैसे निपटता हूँ। ठीक है, आर्यन ने सिर हिलाया। बलराज ने आर्यन का कंधा थपथपाया। आर्यन, तुम्हें वे सारी चीजें ध्यान से देखनी और सीखनी होंगी जो तुम्हारा पिता कर रहा है। जब तुम अंततः उस लड़की जीविशा से शादी करोगे तो विजयनगर का पूरा नियंत्रण तुम्हारे पास होगा। ये सब सीखना तुम्हारे लिए फायदेमंद ही रहेगा। आर्यन की आंखों में एक चमक आए, भले ही ऐसा हो, पर उस बेवकूफ़ लड़की का मेरे प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। आज आपने खुद देखा पिताजी, वह उस बेकार के लड़के अग्नि को यहाँ ले आई थी। क्या यह मेरा सीधा अपमान नहीं है? वह मेरी मंगेतर है, फिर भी दूसरे पुरुषों के साथ घूमती है। ये बहुत ही निर्लज्ज व्यवहार है। अगर वह विनाशक न होती तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें ऐसी मूर्ख और आवारा लड़की से शादी करने की इजाज़त नहीं देता। उसका स्वभाव बदलना स्वाभाविक है, आखिर तुम दोनों बहुत समय बाद मिले हो। लेकिन याद रखना कि अब वह हमारे इलाके में है। अगर वह न भी चाहे तब भी उसे यह शादी करनी ही पड़ेगी। बलराज की आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी। इन कुछ दिनों में सुहानी सिंह का अच्छे से ख्याल रखो। वह जितनी जल्दी होश में आएगी उतनी ही जल्दी हम उसकी काबिलियत का इस्तेमाल करके और खदानें खोद सकेंगे। उस इलाके के व्यापारी आधे महीने बाद आ रहे हैं, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके तैयारी करनी होगी, समझे? बलराज ने निर्देश दिया। मैं समझ गया, आर्यन ने सिर हिलाया। खन्ना बाप बेटा कुछ देर और बात करने के बाद अलग हो गए। इधर नगर प्रमुख की हवेली से निकलने के बाद गजराज सिंह वापस लौटते समय जीविशा शर्मा के सामने खन्ना परिवार की तानाशाही की लगातार बुराई कर रहे थे। बिटिया, हमारे पास महाराज का नियुक्ति पत्र है। आपको उस हरामी बलराज के पास जाने की जरूरत नहीं थी। कानूनन आप विजयनगर की नगर प्रमुख हैं और ये खदानें स्वाभाविक रूप से आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। गजराज भी थोड़े निराश थे। उन्होंने खन्ना बाप बेटे से सीधे टक्कर लेने की पूरी तैयारी कर ली थी और उन्हें लगा था कि जीविशा आखिरकार अपना पद वापस लेने के लिए जाग गई हैं, पर किसे पता था
बिटिया को सिर्फ उन पत्थरों की फिक्र थी। जीविशा ने आक्रोश से भरे गजराज को देखा और हंसते हुए कहा, गजराज भाई, मुझे नगर प्रमुख का पद वापस लेने की इतनी जल्दी क्यों होनी चाहिए? जो मेरा है वह अंततः मेरा ही रहेगा। नगर प्रमुख बनने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। जीविशा की सर्वोच्च प्राथमिकता अभी साधना थी। जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएंगी तभी वह अपने सभी दुश्मनों का नामोनिशान मिटा पाएंगी।